गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 15। तो चलिए लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15 में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। आपको पहले बताया गया था कि ऑप्टिक्स को 3 भाग में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। तो हाइगेंस के अनुसार लाइट क्या है? वेव है। और आइंस्टीन के अनुसार लाइट क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ समूह है, जिस छोटे छोटे कण का नाम उन्होंने फोटोन रखा। तो वेव ऑप्टिक्स का विचारधारा, यह कॉन्सेप्ट हाइगेंस ने बताया था। तो हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। तो हाइगेंस के अनुसार लाइट क्या है? एक वेव है, प्रकाश एक तरंग है। ये मान लीजिए यहां पर एक वेव को दर्शाया गया है, ये एक पूरा वेव है, यहां से यहां तक आधा वेव है और यहां से यहां तक आधा वेव है। तो ये हो गया एक पूरा वेव। इस वेव का वेवलेंथ हो गया लेमडा। लेमडा को कहते हैं वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य। किसका? लाइट वेव का। चूंकि लाइट एक वेव है तो लाइट वेव का वेवलेंथ मान लिया गया लेमडा। एफ मान लिया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। और भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल। ये तीनों चीज समझिए। भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? सीपीएस, यानी साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड, इसी को हम सीपीएस कहते हैं, या इसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। वेवलेंथ, इसका ऐसा यूनिट, चूंकि ये लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा। और स्पीड का ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए किसी घूमने वाले चीज की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, तो 10 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 10 हर्ट्ज का मतलब होता है 10 सीपीएस। 10 सीपीएस का मतलब हो गया 10 साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 साइकिल, 10 चक्कर लगाएगा। अगर किसी चीज का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज, इट मींस वो एक सेकेंड में 20 साइकिल लगाएगा, 20 चक्कर लगाएगा। तो चूंकि यहां पर लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी है एफ, मान लीजिए एफ सीपीएस है, एफ सीपीएस या एफ हर्ट्ज है, तो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज है। इसका मतलब हो गया कि यह एक सेकेंड में एफ चक्कर लगाएगा। तो एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्कर को ही दोलन कहते हैं। दोलन को इंग्लिश में ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन। यहां से यहां तक एक दोलन हुआ, तो एक सेकेंड में कितना दोलन होगा? एफ दोलन होगा। चूंकि फ्रीक्वेंसी एफ साइकिल पर सेकेंड है, चूंकि लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी, लाइट वेव यानी प्रकाश तरंग की आवृत्ति एफ हर्ट्ज है, एफ सीपीएस है, एफ साइकिल पर सेकेंड है, इसका मतलब एक सेकेंड में वह कितना चक्कर लगाएगा? एफ चक्कर लगाएगा। और प्रत्येक चक्कर में, एक चक्कर में लाइट वेव कितना दूरी तय करता है? लेमडा। आप देख सकते हैं, अगर 2 चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 लेमडा, यहां से यहां तक 2 लेमडा। 3 चक्कर लगाएगा तो 3 लेमडा। 4 चक्कर लगाएगा तो 4 लेमडा। मतलब जितना साइकिल लगाएगा लाइट वेव, उतना ही लेमडा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो चूंकि एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या एफ है, यानी एफ चक्कर लगाएगा, तो एक सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? एफ लेमडा। फिर से समझिए, लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी है एफ हर्ट्ज, यानी एफ साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? चक्कर, दोलन को ही चक्कर कहते हैं। चक्कर को साइकिल भी कहते हैं या ऑसिलेशन भी कहते हैं। ऑसिलेशन को हिंदी में दोलन या चक्कर कहते हैं। तो एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या एफ है, और हर एक चक्कर में लेमडा दूरी तय करता है, तो एफ चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? एफ लेमडा। अब एक सेकंड में तय की गई दूरी को ही तो स्पीड कहते हैं। स्पीड किसको कहते हैं? मान लीजिए मेरा स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में हम 5 मीटर की दूरी तय करेंगे। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी एफ लेमडा है, तो इसका मतलब प्रकाश तरंग की जो चाल होगी वो एफ लेमडा होगी। तो यही संबंध होता है, रिलेशन एमंग वी एफ एंड लेमडा। वी एफ और लेमडा के बीच यही रिलेशन होता है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। मान लीजिए वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है।
तो तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन एमंग v लैम्डा एंड f। तो v बराबर f लैम्डा होता है, जहां v है लाइट का स्पीड, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में मापेंगे, वेवलेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग साइकिल पर सेकंड में मापते हैं। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी f साइकिल पर सेकंड है, इसका मतलब एक सेकंड में वह कितना दोलन करेगा, f दोलन, और प्रत्येक दोलन में लैम्डा दूरी तय करता है। यहां से यहां तक एक दोलन हुआ, तो इस एक दोलन में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लैम्डा। दो चक्कर में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 2 लैम्डा। 3 चक्कर लगाएगा तो 3 लैम्डा, f चक्कर लगाएगा तो f लैम्डा। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी f लैम्डा, तो एक सेकंड में तय की गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। तो v बराबर f लैम्डा। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि लाइट के स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है, v बराबर f लैम्डा, जहां v वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लें। सेकेंड पॉइंट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी अर्थात v तथा वेवलेंथ अर्थात लैम्डा, उसका वेलोसिटी तथा वेवलेंथ बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, परंतु फ्रीक्वेंसी तथा कलर चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी तथा कलर, कलर मतलब रंग। आप जानते हैं लाइट का 7 कलर है विवग्योर। लाइट वेव 7 अलग अलग कलर में हो सकता है। विवग्योर जिसको हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, विवग्योर। तो फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। जब भी लाइट एक माध्यम से, मीडियम को माध्यम कहा गया, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों बदल जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं बदलता है। अब यहां पर इस चीज को समझिए। ये मान लीजिए पहला मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, इसको हम मीडियम 1 लिख रहे हैं, और ये आपका सेकेंड मीडियम है, मीडियम 2। ये दोनों अलग अलग मीडियम है। मान लीजिए ये जो पहला मीडियम है, यहां से यहां तक ये फर्स्ट मीडियम है, फिर यहां से यहां तक इधर पूरा सेकेंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम में मान लीजिए लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 1 है, जिसका वैल्यू मान के चलिए 3 मीटर है। इसका फ्रीक्वेंसी f1 है, मान लीजिए इसका वैल्यू 2 हर्ट्ज है। इसका वेलोसिटी v1 है, तो v1 कैसे निकालेंगे, f1 इंटू लैम्डा 1। v बराबर f लैम्डा होता है, तो v1 बराबर f1 लैम्डा 1। f1 हो गया 2 हर्ट्ज, लैम्डा 1 हो गया 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही लाइट दूसरे माध्यम में गया, इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। लैम्डा 2 मान लीजिए 1 मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं होगा, 2 हर्ट्ज ही रहेगा। स्पीड इसका v2 हो गया, तो v2 बराबर कैसे निकालेंगे, f2 लैम्डा 2। f2 2 हर्ट्ज ही है, वेवलेंथ घटकर 1 मीटर हो गया, तो स्पीड भी घटकर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इस चीज को यहां पर समझिए। ये पहला माध्यम है, फर्स्ट मीडियम है, और ये सेकेंड मीडियम है। पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 1 है, फ्रीक्वेंसी f1 है और वेलोसिटी v1 है, ठीक है। दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 2 है, फ्रीक्वेंसी f2 है और वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी को ही हम लोग यहां पर स्पीड भी कह सकते हैं। वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए, चाल बोलिए या वेग बोलिए, एक ही बात है।
तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले मीडियम में वेवलेंथ λ1 फ्रीक्वेंसी f1 और स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में λ2 है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है f2 और वेलोसिटी है v2। फ्रीक्वेंसी सेम रह गया, फ्रीक्वेंसी सेम है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। क्योंकि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, इस चीज को याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी और कलर ये चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए इस लाइट का कलर रेड है तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका कलर रेड ही रहेगा, ये थोड़े ना ऑरेंज हो जाएगा। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता है। तो क्या चेंज होता है? उसका वेवलेंथ चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होता है। अब मान लीजिए यहां पर वेवलेंथ घट गया, पहले मीडियम में वेवलेंथ 3 मीटर है, जैसे ही दूसरे मीडियम में गया इसका वेवलेंथ 1 मीटर हो गया। यहां पर देखिए, आप साफ साफ देखिए, एक पूरे वेव का लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ यही है वेवलेंथ λ1, और वहां पर देखिए सेकेंड मीडियम में एक वेव का लेंथ λ2। अब आप देख सकते हैं कि λ2 छोटा है, λ1 बड़ा है। यहां पर पहले मीडियम में एक वेव का लेंथ λ1 है, दूसरे मीडियम में एक वेव का लेंथ λ2 है। तो λ2 क्या है? कम है λ1 से। तो मान लीजिए λ1 3 मीटर है, λ2 1 मीटर है, तो वेवलेंथ घट गया। अब स्पीड निकालते हैं। v बराबर एफ लेमडा होता है, तो v1 बराबर f1 λ1। f1 कितना है? 2 हर्ट्ज। λ1 कितना है? 3 मीटर, तो 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मीडियम में स्पीड निकालिए, f2 λ2। फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेवलेंथ 1 मीटर हो गया, तो इसलिए स्पीड घट गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे लाइट एक फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो इसका वेवलेंथ चेंज हो गया, इसका स्पीड भी चेंज हो गया, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, अतः लाइट का जो कलर होता है यानी रंग होता है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। प्रकाश का रंग उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। एक बात और समझिए कि अगर वेवलेंथ घटेगा तो स्पीड यानी वेलोसिटी भी घटेगा। अगर वेवलेंथ घटेगा तो वेलोसिटी घटेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि v बराबर फॉर्मूला होता है एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रहा, इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। चूंकि v बराबर होता है f इंटू लेमडा, तो यहां पर f तो कांस्टेंट है, इसलिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। v बराबर क्या होता है? f लेमडा। v बराबर क्या होता है? f लेमडा। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसलिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा तो वेलोसिटी घटेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा तो वेवलेंथ घट गया, 3 मीटर से 1 मीटर हो गया, तो वेलोसिटी भी तो घट गया, 6 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो याद रखेंगे कि v सीधा समानुपाती होता है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इनमें से क्या चेंज नहीं होता है? क्या चेंज नहीं होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इनमें से क्या चेंज नहीं होता? वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता और कलर चेंज नहीं होता। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि लाइट का कलर किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लाइट का कलर उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों, इसको एक बार अच्छे से आप देख लेंगे। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। मीडियम 2 टाइप का हो सकता है। मीडियम कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। मीडियम 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है रेयरर मीडियम, और एक होता है डेंसर मीडियम। एक को कहते हैं विरल माध्यम और दूसरे को कहते हैं सघन माध्यम। सघन का मतलब घना, सघन माध्यम। तो माध्यम 2 प्रकार का हो सकता है, विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल माध्यम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। सघन माध्यम में जैसे ही लाइट जाएगा तो उसका स्पीड भी कम होगा, वेवलेंथ भी कम होगा। समझ में आया?
जैसे ही घना घना माध्यम में जैसे ही लाइट जाएगा उसका स्पीड घट जाता है, वेवलेंथ भी घट जाता है। और जैसे ही विरल माध्यम में जाएगा यानी रेयरर मीडियम में जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा, वेवलेंथ भी बढ़ेगा। अभी आपने सीखा कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, क्योंकि v बराबर एफ लेमडा है तो f तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं। लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, यानी जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा उसका तो वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलेगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होगा। चूंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट है, इसलिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। वेलोसिटी घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही रेयरर से डेंसर में जाएगा, तो जैसे डेंसर में जाएगा, डेंसर मतलब घना माध्यम में जाएगा, तो उसका स्पीड घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, इस चीज को याद रखिए। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, रेयरर यानी विरल माध्यम में जाएगा, तो उसका स्पीड भी बढ़ेगा, वेवलेंथ भी बढ़ेगा। इस पॉइंट को एक बार देख लीजिए, 2 मिनट आप लोग। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। यहां पर एक बात आपको और बता दें, अगर दो अलग अलग मीडियम है, जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो पहले मीडियम में लाइट का स्पीड v1 है, दूसरे में लाइट का स्पीड v2 है। v1 का फॉर्मूला क्या था, f1 लेमडा 1, और v2 का फॉर्मूला है f2 लेमडा 2। ठीक, अगर v1 और v2 का रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, v1 बाय v2, ये आ जाएगा f1 लेमडा 1 बाय f2 लेमडा 2। चूंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है, दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया, इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा वो वेवलेंथ के रेशियो के बराबर होगा। इस चीज को भी याद रखेंगे। चूंकि v बराबर एफ लेमडा होता है और f क्या है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है, केवल वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि v1 बाई v2 बराबर लेमडा 1 बाई लेमडा 2। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं v2 बाई v1 बराबर लेमडा 2 बाई लेमडा, इसी को आप उल्टा करके लिखिए तो v2 बाई v1 बराबर क्या लिखेंगे, लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो चूंकि यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहां पर 2 है, नीचे 1 है, तो इसमें भी 2 होगा ऊपर, नीचे 1 होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इधर अगर आप 2 ऊपर रखे हैं नीचे 1, तो इधर भी 2 ऊपर और नीचे 1, तो v2 अपॉन v1 इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। दो अलग अलग माध्यम के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए पहले माध्यम में लाइट का स्पीड v1 है, दूसरे माध्यम में लाइट का स्पीड v2 है, पहले माध्यम में वेवलेंथ लेमडा 1 है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ लेमडा 2 है, तो v2 बाई v1 इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। फ्रीक्वेंसी कहां गया, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखें। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड भी अलग अलग होता है, वेवलेंथ भी अलग अलग होता है। अगर स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा, स्पीड ज्यादा होगा तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कलर तो सारे मीडियम में सेम होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम कुछ अलग अलग मीडियम का नाम लिख रहे हैं, मीडियम, और उस मीडियम में लाइट का स्पीड वैल्यू लिख रहे हैं। स्पीड, पहला मीडियम है एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। हिंदी में एयर को हवा कहते हैं, अब वैक्यूम को क्या कहते हैं, निर्वात। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा या निर्वात में लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर, वाटर यानी पानी, पानी में लाइट का स्पीड कितना होता है,
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास, ग्लास को हिंदी में क्या कहेंगे? कांच। कांच में प्रकाश की चाल बताइए। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको याद रखिएगा। इस सारे वैल्यू को आप याद रखने की कोशिश करिएगा। एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे अधिक होता है तो वह मीडियम है एयर या वैक्यूम। इससे ज्यादा स्पीड किसी और मीडियम में नहीं होता। लाइट का स्पीड सबसे अधिक एयर या वैक्यूम में होता है। बाकी मीडियम में लाइट का स्पीड इससे कम होने लगता है। जैसे वाटर में लाइट का स्पीड इससे थोड़ा कम है, ग्लास में और कम हो गया। बेंजीन, बेंजीन एक मीडियम है, लिक्विड मीडियम है। बेंजीन, बेंजीन में, बेंजीन को हिंदी में बेंजीन कहते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे बेंजीन। तो बेंजीन में लाइट का स्पीड होता है 1.88 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी बेंजीन जो है वो ग्लास से भी ज्यादा सघन है, क्योंकि जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें लाइट का स्पीड उतना कम होगा। ठीक है ना। और डायमंड, डायमंड को हिंदी में हीरा कहते हैं। हीरा के अंदर लाइट का स्पीड सबसे कम होता है। कितना होता है? 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड सबसे अधिक किस में है? एयर या वैक्यूम में। वाटर में उससे कम, ग्लास में उससे कम, बेंजीन में उससे भी कम, डायमंड में सबसे कम। यानी सबसे ज्यादा सघन माध्यम डायमंड है और सबसे ज्यादा विरल माध्यम हवा है। अगर हम दो माध्यम का तुलना करें, जैसे हम वाटर और ग्लास का तुलना करते हैं, इस दोनों मीडियम का तुलना करिए, तो वाटर और ग्लास में कौन ज्यादा डेंसर है? तो वाटर और ग्लास में वही मीडियम ज्यादा डेंसर होगा जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा। तो देख रहे हैं कि वाटर के अपेक्षा ग्लास में लाइट का स्पीड कम है। तो चूंकि ग्लास में लाइट का स्पीड कम है, इसीलिए ग्लास एक डेंसर मीडियम है वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर और ग्लास में ग्लास ज्यादा डेंसर है, यानी ग्लास सघन है। कांच अधिक सघन है पानी की अपेक्षा। पानी और कांच में यह सघन होगा और पानी विरल होगा, क्योंकि विरल माध्यम में लाइट का स्पीड अधिक होता है, सघन में जाते देरी लाइट का स्पीड कम हो जाता है। कांच और बेंजीन, इस दोनों में बेंजीन सघन है और कांच विरल है। कांच और हीरा, हीरा सघन है, कांच विरल है। कांच और हवा, हवा विरल है, कांच सघन है। पानी और बेंजीन, बेंजीन डेंसर है, पानी रेयर है। ठीक है। तो इस पांचों मीडियम में लाइट के स्पीड को आप याद रखेंगे। एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे अधिक है 3 इंटू 10⁸। वाटर में क्या है? 2.25 इंटू 10⁸। ग्लास में 2 इंटू 10⁸। बेंजीन में 1.88 10⁸। और डायमंड में सबसे कम होता है लाइट का स्पीड 1.24 10⁸। जो जो हम ऊपर से नीचे जाएंगे, मीडियम क्या होते जा रहा है? सघन होते जा रहा है, यानी डेंसर होते जा रहा है। डेंसर, क्योंकि अगर माध्यम घना होते जाएगा तो लाइट का स्पीड घटते जाएगा, घटते जाएगा, वेवलेंथ भी घटेगा, स्पीड भी घटेगा, वेवलेंथ भी घटेगा। ठीक है। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो माध्यम क्या होते जाएगा? विरल होते जाएगा, यानी स्पीड भी बढ़ते जाएगा और वेवलेंथ भी बढ़ते जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो माध्यम घना होते जाएगा, स्पीड वेवलेंथ दोनों घटेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माध्यम विरल होगा, रेयरर होगा, तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ऑफ ए मीडियम। मीडियम का मतलब हो गया माध्यम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक यानी म्यू, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम।
म्यू मीडियम, मीडियम को हिंदी में माध्यम कहते हैं। अलग अलग मीडियम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है? तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो हवा या निर्वात में, एयर या वैक्यूम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक है, जैसे आप ये बताएं कि एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में लाइट का स्पीड जल्दी बताइए, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेंजीन में लाइट का स्पीड क्या होता है? बेंजीन में और कम होता है, 1.88 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड डायमंड में लाइट का स्पीड क्या होता है? तो हीरा के अंदर प्रकाश की चाल होती है 1.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है लाइट का, कोई मीडियम डेंसर है, कोई और डेंसर है, कोई रेयरर है। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम में लाइट का अलग अलग स्पीड है। मान लीजिए हमको, और ये सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा या निर्वात में लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है, इस स्पीड को हम लोग c से डिनोट करते हैं, और बाकी सारे स्पीड को हम लोग v से डिनोट करेंगे। ये सारे स्पीड को हम लोग v से डिनोट करेंगे। जैसे ये वाटर में जो वेलोसिटी होगा उसको हम क्या कहेंगे? vw, स्पीड इन वाटर। ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, बेंजीन में v बेंजीन, और डायमंड में vd। समझ में आया? लेकिन एयर या वैक्यूम में चूंकि लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है, तो एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे अधिक है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को हम लोग c से डिनोट करते हैं। क्लियर है? c से। अब देखते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। Refractive index of a medium is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in the medium। ठीक है, अब जैसे हमको पानी का अपवर्तनांक निकालना है, म्यू वाटर निकालना है। पानी एक माध्यम है, उसका अपवर्तनांक निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना? c, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर v वाटर। यही हो गया। पानी का अपवर्तनांक किसका और किसका अनुपात होगा? तो पानी एक माध्यम है, इसका अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में लाइट का स्पीड कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता, ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट तो कैंसिल हो गया। यानी म्यू का कोई भी ऐसा यूनिट या कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। 3 10⁸ भी कैंसिल हो गया, ऊपर 3 नीचे 2.25। इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये क्या हो गया? 300/225। अब इसको 75 से कटाइए, 75 4 जा 300, 75 3 जा 225, 4/3 आ गया 1.33। इसका मतलब पानी का अपवर्तनांक 4/3 यानी 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 1.33 होता है। उसी तरह से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में लाइट का स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, 10⁸ कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ग्लास का कितना होता है? 1.5। इस दोनों को एक बार देख लीजिए। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। चलिए बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल
ये C का मतलब होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल का मान है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और बेंजीन में प्रकाश की चाल, इस अनुपात को हम बेंजीन का अपवर्तनांक कहेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, इसका जो रेशियो होगा वो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसका वैल्यू होता है 1.88 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 3/1.88 इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.6, यानी बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.6। इसी प्रकार हम डायमंड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? तो डायमंड का भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, म्यू डायमंड। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीरा का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल। तो हवा या निर्वात में कितना स्पीड होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में कितना होता है? 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.42, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कैंसिल होके 1 आएगा। इसका मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है 1। एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है 1। इसको एक बार आप लोग देख लें। इसका मतलब अलग अलग माध्यम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है और इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। जो मीडियम डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जैसे हीरा सबसे अधिक सघन है, क्योंकि हीरा में लाइट का स्पीड सबसे कम होता है, इसलिए म्यू वैल्यू सबसे अधिक आएगा। और जो मीडियम जितना ज्यादा सघन होगा, जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, उसमें लाइट का स्पीड उतना कम होगा, और लाइट का स्पीड कम होगा तो म्यू का वैल्यू ज्यादा आएगा। यानी डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, वेवलेंथ कम होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, वेवलेंथ कम होता है, लेकिन म्यू का वैल्यू ज्यादा आता है। ठीक है ना? तो यहां एक बार सारे मीडियम का हवा या निर्वात, एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल्दी बताइए। 1 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3 यानी 1.33। सारा वैल्यू याद रखेंगे आप लोग। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 यानी 1.5। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बेंजीन 1.6, ग्लास से भी ज्यादा हो गया। और डायमंड का तो सबसे अधिक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना हो जाता है? 2.42। तो जैसे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो माध्यम क्या हो रहा है? ज्यादा सघन हो रहा है, डेंसर हो रहा है। और डेंसर मीडियम, जैसे आप देखो सबसे ज्यादा विरल माध्यम हवा या निर्वात है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। और जो माध्यम जितना घना होते जाएगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होते जाएगा। सबसे ज्यादा घना माध्यम है डायमंड, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम एयर या वैक्यूम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। इसका मतलब डेंसर मीडियम के लिए सघन माध्यम के लिए स्पीड क्या होना चाहिए? कम। वेवलेंथ क्या होना चाहिए? कम, लेकिन म्यू क्या होना चाहिए? अधिक। और रेयरर मीडियम के लिए क्या होना चाहिए? विरल माध्यम के लिए क्या होना चाहिए? विरल माध्यम के लिए याद रखिएगा कि स्पीड अधिक होता है विरल माध्यम में, वेवलेंथ भी अधिक होता है, लेकिन म्यू क्या होता है? कम होता है। जो माध्यम जितना अधिक विरल होगा उसमें स्पीड उतना अधिक होगा, वेवलेंथ उतना अधिक होगा, लेकिन अपवर्तनांक उतना कम होगा। आप जानते हैं म्यू का फॉर्मूला होता है C/V। C तो कांस्टेंट है, एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब म्यू और V में कैसा रिलेशन है? तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। V अगर कम होगा तो म्यू अधिक होगा, और V अधिक होगा तो म्यू कम होगा। ठीक है?
तो याद रखिएगा, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा लेकिन म्यू घटेगा, लेकिन अगर स्पीड घटाएंगे तो वेवलेंथ भी घटेगा लेकिन म्यू बढ़ेगा। अगर म्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है जबकि सघन माध्यम में स्पीड और वेवलेंथ कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, जैसे देखिए पानी विरल माध्यम है कांच की अपेक्षा, ग्लास की अपेक्षा पानी क्या है, विरल है। तो विरल माध्यम में लाइट का स्पीड अधिक होगा, वेवलेंथ अधिक होगा, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू कम होगा। ठीक है, इसका मतलब याद रखेंगे कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर भी बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा लेकिन म्यू घटेगा। भी और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भी और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन म्यू और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भी बढ़ाइएगा म्यू घटेगा, वेवलेंथ बढ़ाइएगा म्यू घटेगा, लेकिन भी बढ़ाइएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। भी और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये रिलेशन याद रखेंगे। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा, लेकिन भी और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भी और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो अलग अलग माध्यम के लिए मान लीजिए दो अलग अलग माध्यम है, एक फर्स्ट मीडियम है और दूसरा सेकेंड मीडियम है। ये जो हमने लाइन खींचा है, इस लाइन के ऊपर फर्स्ट मीडियम है और नीचे सेकेंड मीडियम है। मान लीजिए ऊपर में पानी है, नीचे में ग्लास है, या ऊपर में ग्लास है, नीचे में बेंजीन है, या ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर है। कोई भी दो अलग अलग माध्यम है, इस रेखा के ऊपर अलग माध्यम है, इस रेखा के नीचे अलग माध्यम है। तो यहां पर जो फर्स्ट मीडियम है, इसमें लाइट का स्पीड है v1, लाइट का फ्रीक्वेंसी है f, वेवलेंथ है λ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। जो सेकेंड मीडियम है, इसमें लाइट का स्पीड v2 है, फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ λ2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। हम यहां पे लिख सकते हैं μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1 बराबर लिख सकते हैं। μ2 किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो जैसे हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल, इसी अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहेंगे। ये मीडियम 2 है, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। μ2 बराबर c बाई v2 और μ1 बराबर क्या होगा, c बाई v1। पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम यहां लिख सकते हैं μ2 बराबर c बाई v2, μ1 बराबर c बाई v1। तो यहां पर लिख सकते हैं c बाई v2 इंटू, ये पलट के जाएगा v1 बाई c कैंसिल, v1 बाई v2, लेकिन v बराबर होता है f लेमडा, तो v1 बराबर f लेमडा 1 एंड v2 बराबर f लेमडा 2। अब आप सोचिएगा पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी f है और दूसरे मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी f ही क्यों है, तो भाई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहता है। मीडियम अगर बदलेगा तो उसका स्पीड बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और कलर सेम रहेगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, μ2 बाई μ1 इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू λ1 बाई λ2, ऐसा रिलेशन होता है। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा के। इसका मतलब अगर यहां पर 2/1 लेंगे तो इसमें क्या होगा 1/2 और इसमें भी 1/2। इसमें उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि म्यू और भी इस दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, म्यू और भी उल्टा रिलेशन। इसमें μ2 बाई μ1 लेंगे तो इसमें v1 बाई v2 होगा, और म्यू और लेमडा में भी उल्टा रिलेशन है, म्यू और लेमडा उल्टा रिलेशन है, इसमें 2/1 है, इसमें 1/2 है। लेकिन v और लेमडा ये सीधा रिलेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें 1/2 ले रहे हैं तो इसमें भी 1/2। तो इसको याद रख लीजिए, μ2 बाई μ1, जैसे हम पूछे μ2 बाई μ1 तो धड़क से बोलिएगा μ2 बाई μ1 बराबर होता है v1 बाई v2 बराबर λ1 बाई μ2 बाई μ1 बराबर v1 बाई v2 बराबर λ1 बाई म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर बराबर, पलट के बोलिए v डेंसर बाय v रेयरर बराबर लेमडा डेंसर
बाय लेमडा रेयर, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर रेयर बाय डेंसर है, यहां डेंसर बाय रेयर, यहां डेंसर बाय रेयर। ये म्यू का भी से उल्टा रिलेशन है, म्यू का लेमडा से उल्टा रिलेशन है, तभी ना इसमें रेयर है, इसमें डेंसर है, इसमें डेंसर रेयर, इसमें डेंसर रेयर। लेकिन भी और लेमडा को देखिए, यहां भी डेंसर रेयर है, यहां भी डेंसर रेयर है, भी और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो दो अलग अलग मीडियम के हम लिए लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1 बराबर v1 बाय v2 बराबर λ1 बाय λ2। इसका मतलब होता है, पहले 1 हटा दो, इसको क्या पढ़ोगे, μ2 का मतलब हो गया माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। μ2 का मतलब हो गया माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर यहां पे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका क्या मतलब होगा, म्यू जी डब्ल्यू। इसका मतलब हो गया म्यू जी का मतलब हो गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। म्यू जी का मतलब कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके रिस्पेक्ट में, यहां डब्ल्यू लिखा हुआ यानी वाटर के रिस्पेक्ट यानी पानी के सापेक्ष। म्यू जी डब्ल्यू का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर अगर हम बेंजीन लिख दें और यहां पर लिख दें ग्लास, इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी बेंजीन का अपवर्तनांक ग्लास के रिस्पेक्ट में। इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी बेंजीन का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। अब देखिए μ2 1, इसका वैल्यू होता है μ2 बाय μ1। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे में जाएगा और जिसका अपवर्तनांक होगा उसको ऊपर रखिएगा। जैसे μ3 4, इसका मतलब हो गया μ3 बाय μ4। अगर कोई आपसे पूछे म्यू जी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, तो म्यू जी डब्ल्यू यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष क्या होगा, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2 और वाटर का 4/3, तो ये पलट कर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4 यानी 9/8 होगा। तो म्यू जी डब्ल्यू का वैल्यू होता है 9/8। μ2 1 बराबर 1 बाय μ1 2, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। μ2 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो μ2 1 की वैल्यू होती है μ2 बाय μ1 एंड μ1 2 की वैल्यू कितनी होती है μ1 बाय μ2। तो यह दोनों एक दूसरे का उल्टा है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष और माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें μ2 1 इंटू μ1 2, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इस दोनों को गुना करने पर 1 आएगा। कैसे आएगा साबित करिए, तो ये LHS है और ये RHS है। LHS को देखिए, इसका मान क्या होता है μ2 बाय μ1 इंटू इसका मान क्या लिखिएगा μ1 बाय μ2, μ2 कैंसिल μ1 कैंसिल, तो क्या आएगा कट के 1। इसी प्रकार देखिए μ1 2 2 3 3 1, इसका वैल्यू 1 आएगा। सॉल्व करके देखिए कैसे, μ2 बाय μ1 इंटू μ3 बाय μ2 इंटू μ1 बाय μ3, μ3 कैंसिल, μ2 कैंसिल, μ1 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो इस तीनों को गुना करने पर 1 आएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 3 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 3 के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला होगा μ2 जिसके सापेक्ष है वो नीचे जाएगा μ1, μ3 बाय μ2, μ1 बाय μ3। म्यू का फॉर्मूला होता है c बाय v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो गया। इसका मतलब म्यू का ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। म्यू एक संख्या है, ना इसका कोई मात्रक है ना इसका कोई बीमा होता है। म्यू एक संख्या है जो बताता है कि किसी मीडियम में लाइट का स्पीड कितना गुना कम है हवा या निर्वात से। मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड एयर में जितना भी स्पीड है उससे 2 गुना कम है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड एयर में जितना भी स्पीड है उससे 3 गुना कम है। कैसे? तो देखिए म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई भी। तो भी का फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई म्यू। भी को यहां ले आओ तो म्यू जाएगा नीचे, तो भी बराबर सी बाई म्यू। इसका मतलब म्यू का वैल्यू अगर 2 है, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड हवा से 2 गुना कम होगा। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू का वैल्यू 3 है, 3, तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड हवा से 3 गुना कम है। म्यू बराबर सी बाई भी, तो भी बराबर होगा सी बाई म्यू। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड जो होगा यानी भी, वो एयर में जितना भी स्पीड है उससे 4 गुना कम। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने याद किया है 1.5, इसका मतलब ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 होता है। इसका मतलब ग्लास में जो लाइट का स्पीड होगा वो एयर में जितना भी स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उससे 1.5 गुना कम होगा। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो बताता है कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड हवा या निर्वात में जो भी लाइट का स्पीड है उससे कितना गुना कम है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक है 10, यानी वो उतना ज्यादा डेंसर होगा। कैसे? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 10, तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड हवा से 10 गुना कम है, और लाइट का स्पीड जितना गुना कम होगा वो मीडियम उतना ज्यादा डेंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना। थैंक यू।